मेरी मौसी बहुत सुंदर और जवान थी। उसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी, लेकिन उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह 35 साल की है। मेरे माता पिता के निधन के बाद मैं अपनी मौसी के घर रहने चला गया। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी और मैंने हाल ही में 12वीं का एग्जाम दिया था। एक दिन रात में ऐसा हुआ यूं कि मानसी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन मेरे मौसा घर पर नहीं थे। तब मानसी ने मुझसे कहा, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। ऐसा कहकर उसने मुझे अपने कमरे में सुला लिया और फिर जो हुआ। मेरा नाम रवि है और आज मैं यह कहानी मेरी मानसी और मेरे बीच की है। तो दोस्तों, मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे दादा दादी भी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी जब मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ। तब मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरी मासी ने फैसला किया कि वह मुझे अपने घर ले जाएगी। उसने कहा, तू मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरे मौसा को यह पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बोले, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता, इसे किसी अनाथालय भेज देना ही ठीक रहेगा। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं था बल्कि दूसरों के फैसलों पर निर्भर था। मगर मासी ने हाथ जोड़कर मौसा से कहा, आप इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? रवि पहले ही बहुत दुख झेल चुका है। लेकिन मौसा तब भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, प्रिया, तुम्हें तो पता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उसमें घर चलाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और अब मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? तब मासी ने कहा, हम इसके घर को किराए पर लगा देंगे और भाई साहब की दुकान भी किराए पर दे देंगे। इससे रवि की परवरिश में कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तब मौसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर हाँ कह दिया। लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अभी भी खुश नहीं थे। आखिरकार मैं मानसी के साथ उनके घर आ गया। अब मानसी मेरी बहुत देखभाल करने लगी, लेकिन वह मेरी देखभाल सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे मानसी का घर 4 कमरों का था, उसमें से एक कमरा मुझे दे दिया गया जो बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड और एक अलमारी थी। मेरे माता पिता का घर और दुकान मानसी और मौसा ने किराए पर दे दिया था। उसी पैसे से उन्होंने मेरे लिए कपड़े खरीदे और स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। अब मैं ग्रेजुएशन की पहले सेमेस्टर में था, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। कॉलेज में भी मन नहीं लगता था। हर समय माँ पिताजी की याद आती थी। तब मैं अक्सर अकेला रहता और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा माँ पापा को याद करके रो रहा था। तभी मानसी अंदर आई। उसने मुझे रोते हुए देखा और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर मासी ने मुझे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, चिंता मत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने मेरे पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और मैं डर गया। तब मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, अब क्या होगा, इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं? तभी मासी ने फिर से मेरे सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तभी मैंने महसूस किया कि उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उस समय मौसा घर पर नहीं थे। वैसे भी मौसा को आने में हमेशा देर हो जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने हिम्मत करके मानसी को खुद से दूर कर दिया। तब मैं मानसी की आंखों में देखने से बचने की कोशिश किया, लेकिन तभी उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। फिर वह मेरे हाथ पर लगी चोट को देखने लगी, क्योंकि 3 दिन पहले एक छोटा सा हादसा हुआ था जिससे मेरे हाथ में हल्की चोट आई थी। मासी ने कहा, यह तो बहुत गहरी चोट है, मैं दवा लगा देती हूँ। मगर मासी के इस व्यवहार से मुझे अजीब लगने लगा था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं खुद दवा लगा लूंगा। उस दिन के बाद से मासी के व्यवहार में बड़ा बदलाव आने लगा। अब वह घर में छोटे और तंग कपड़े पहनकर घूमने लगी।
सुबह के काम निपटाकर वह मेरे कमरे में आ जाती और सहारा देने के बहाने कभी मेरे कंधे, कभी मेरी पीठ तो कभी मेरी कमर पर हाथ फेरने लगती। मैं हर बार उसका हाथ हटा देता, लेकिन वह पीछे नहीं हटती थी। एक दिन उसकी हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने साफ कह दिया, मानसी, मेरी देखभाल करना बंद करो। मैं अब ठीक हूँ और जो कुछ हुआ उसे भूल चुका हूँ। अब मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओ। तब मेरी बात सुनकर मानसी थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। जाते जाते वह मुस्कुराकर बोली, रवि, आज रात तुम हमारे लिए चिकन बना रही हूँ, तुम्हें चिकन बहुत पसंद है ना? तब मैंने सीधे मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मौसा की आर्थिक स्थिति देखते हुए खाना बनाओ। उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझसे इस तरह की फरमाइश मत करो। तब मैं गुस्से में बोल रहा था, लेकिन मासी ने मुझे शांत करते हुए कहा, तू मेरे लिए बहुत खास है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें चिकन पसंद है, इसलिए बना रही हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रात को जब मौसा घर आए और टेबल पर चिकन देखें तो गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने ने मासी से कहा, प्रिया, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी हालत के हिसाब से खाना बनाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी को भी कुछ भी बनाकर खिला सकूं। तब मौसा की यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैं प्लेट में चिकन लेने ही वाला था, लेकिन उनके शब्दों ने मेरी भूख खत्म कर दिया। तभी मानसी ने देखा कि मैंने चिकन की प्लेट अलग सरका दिया, तो इस पर वह बोली, रवि बेटा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वह मौसा से बोली, यह चिकन तुम्हारे पैसों से नहीं बनी है, यह रवि के घर और दुकान का किराए के पैसों से बनी है। यह सुनकर मौसा को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर अब तुम इस तरह हिसाब रखने लगी हो तो ठीक है, यह चिकन मेरे पैसों से नहीं बनी तो मैं इसे क्यों खाऊंगा? इतना कहकर वह गुस्से में उठकर चले गए। तभी मासी ने गुस्से में कहा, तुम इस तरह का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुम इसे मत खाओ? तब मौसा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। इधर मैं भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि एक तरफ मौसा मुझसे हमेशा गुस्से में रहते थे और दूसरी तरफ मानसी मेरे साथ अजीब हरकतें करने का मौका ढूंढती रहती थी। अगर मौसा को यह पता चल जाता कि हमारे बीच ऐसा कुछ हो रहा है, तो वह मेरे और मानसी के साथ क्या करेंगे, यह सोच सोकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तब मैं यह सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा, तभी मानसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, छोड़ो ना, उनका तो रोज का ही ड्रामा है, तुम बस बैठो, तुम्हारे लिए ही मैंने खासकर चिकन बनाई है। इतना कहकर उसने मेरे मुंह के पास एक निवाला लाया और मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे उसे खाना पड़ा। फिर मैं खुद ही अपनी थाली में खाना लेने लगा। तभी मानसी बोली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर वह एक और निवाला मुझे खिलाती और दूसरा खुद खा लेती। तब उसकी नजरें अजीब तरह से मुझ पर थी। वह मेरी मानसी थी, लेकिन उसकी हरकतें देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तभी वह बोली, रवि, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम सिर्फ 18 साल के हो, बल्कि तुम तो किसी फिल्म के हीरो जैसे लगते हो। दोस्तों, मानसी भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। शायद इसी वजह से वह मुझसे इत करीब आने की कोशिश कर रही थी। मानसी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती थी। एक दिन मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला और बाल पहुंचते हुए अपने कमरे में चला गया। वह और मौसा हमेशा झगड़ते रहते थे। जब भी मौसा घर आते तो किसी न किसी बात को लेकर मानसी को डांटते रहते थे। मानसी मेरे कमरे में आई और बोली, रवि, नाश्ते में क्या खाओगे? तब मैंने जवाब दिया, मासी, जो रोज बनता है वही खा लूंगा। इतना कहकर मैं फिर से तौलिया से अपने गीले बाल पोंछने लगा। तब जल्दी में होने के कारण मैंने तौलिया टेबल पर रखा और तैयार होने लगा। तभी मानसी मेरे पास आई और बोली, तुम्हें तो अपनी देखभाल करनी भी नहीं आती। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे बाल पोंछने लगी। तब मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। क्यों मैं अब छोटा बच्चा नहीं था कि मासी मेरे सारे काम करें। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुला और मौसा सीधे कमरे में आ गए। मौसा यह सब देखकर गुस्से में लाल हो गए।
फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें सिर्फ इसकी ही चिंता है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है ना। कहकर मौसा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। तब मैंने तुरंत मासी से कहा, मैं खुद अपना सिर पोंछ सकता हूँ, आप जाइए और मौसा को नाश्ता दीजिए। फिर मैंने मासी के हाथ से तौलिया झटके से लिया और बेड पर फेंक दिया। फिर जल्दी से अपने बाल ठीक किया, स्कूल बैग उठाया और बिना नाश्ता किए घर से निकलने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, मौसा की तेज आवाज सुनाई दी, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वह जवान लड़का है और तू बेधड़क उसके कमरे में घुसी चली आती है। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तब मौसा की इन बातों ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। एक पल के लिए तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर सोचने लगा कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मौसा की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैं फिर सोचने लगा कि शायद मौसा गुस्से में यह सब बोल रहे हैं। उस दिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने शांति से बैठकर सोचा और फैसला किया कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होकर इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। रोज रात को मासी मुझे दूध और बादाम देती थी और कहती थी, इसे खाकर सो जाओ, इससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तब मैं रोज दूध और बादाम खा लेता था, लेकिन जैसे ही मैं दूध पीता मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे होश ही नहीं रहता। सुबह उठने के बाद मुझे बहुत अजीब लगता था, जैसे मैंने कोई भारी काम किया हो। मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस होता था, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर देता था। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी मासी दूध लेकर आई और बोली, रवि बेटा लो दूध पी लो। तब मैंने दूध पीने से मना कर दिया। इस पर मानसी नाराज हो गई और बोली, ऐसा मत सोचो कि यह दूध तुम्हारे मौसा के पैसों से आया है, यह तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से आया है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। तब मैंने फिर से कहा, नहीं मानसी, मैं आज से दूध नहीं पीऊंगा। सच तो यह था कि मौसा की आर्थिक हालत देखकर मुझे दूध लेने का मन ही नहीं करता था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। अब धीरे धीरे मुझे समा रहा था कि दूध पीने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती थी। अब मौसी मेरे बहुत करीब आ गई। उसने हल्के कपड़े पहने थे। फिर उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राहुल, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब मुझे बहुत का गिलास उठाया और जबरदस्ती मेरे मुंह से लगा दिया। तब मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे दूध पीना पड़ा। लेकिन मौसी का ऐसा अजीब लग रहा था। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि मौसी मेरे इतने करीब क्यों आ रही है, आखिर वह मुझसे क्या चाहती है। फिर उसने दूध करने के पीछे कोई और ही वजह थी, जो मुझे धीरे धीरे समझ आ रही थी। दूध पीने के बाद तुरंत ही मौसी कमरे से बाहर चली गई। तब मेरी परीक्षा नजदीक थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात तक जागकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन दूध पीने के बाद अचानक मेरा सिर भारी हो गया और मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी। तब मैं खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे झपकी आने लगी और फिर मैं गहरी नींद में चला गया। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। कुछ समझ नहीं पाया। सुबह जब मेरी नींद खुली, मैंने बेड पर बैठकर देखा तो कमरे में मेरी किताबें बिखरी पड़ी थी। तब मुझे किसी की आवाज भी सुनाई दी थी, जो या तो किसी बिल्ली की थी या किसी औरत की। मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। मुझे याद आया कि मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गया था, लेकिन सुबह मेरी सारी किताबें टेबल पर सही तरीके से रखी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी चादर दूसरी तरफ पूरी अस्तव्यस्त पड़ी थी, जैसे कोई मेरे साथ वहां सोया था। यह सब देखकर मेरे सिर में चक्कर आने लगे। फिर मैंने अपना सिर पकड़ लिया और वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा कि मेरे बेड पर किसी का एक झुमका पड़ा
था। तब मैं सोचने लगा कि रात भर मेरे कमरे में कौन था और यह झुमका किसका है। फिर मैंने झुमका उठाया और सोचते हुए वहीं बैठ गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और मौसी अंदर आई। तब वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसके बाल भी गीले थे जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। तब मैंने ने जल्दी से झुमका अपनी मुट्ठी में दबा लिया। फिर मैंने पूछा, मासी तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस पर वह बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी चादर ठीक करनी थी। तब मैंने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। तभी मेरी नज़र मानसी के कानों पर गई। तब उसके एक कान में झुमका था लेकिन दूसरे में नहीं। इस पर मैंने पूछा, मासी तुम्हारा दूसरा झुमका कहाँ है? तब उसने तुरंत अपना कान छुआ और घबरा गई। फिर बोली, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गया होगा। यहाँ कौन चोरी करने आएगा? तब मैंने अपना मुट्ठी खोला और उसके सामने झुमका रख दिया। इस पर वह कुछ नहीं बोली और मेरी ओर देखती रही। फिर उसने मेरे गाल को हल्के से छुआ और कमरे से बाहर चली गई। अब मुझे मानसी पर शक होने लगा था। मैंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सका। धीरे धीरे मानसी की तबीयत खराब होती गई। उसे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था और अब वह घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। मौसा उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थे। आखिरकार मौसा उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मौसा के होश ही उड़ गए। फिर मौसा मासी को घर लेकर आए और उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। तब मैंने पहली बार मौसा को इतना गुस्से में देखा था। तभी मौसा चिल्लाकर बोले, तूने यह पाप कब किया? तेरे पेट में किसका बच्चा है? तूने मेरे साथ धोखा किया। तब मैं यह सब सुनकर चौंक गया। वैसे मौसी पहले से ही बीमार थी और मौसा उस पर गुस्सा कर रहे थे। इसलिए मैंने उनसे कहा, मौसा आपको दिख नहीं रहा कि मानसी बीमार है और आप उस पर चिल्ला रहे हैं? तब मेरी बात सुनते ही मौसा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से बोले, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। तुझे अपनी मासी के साथ ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके मौसा से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मासी आपकी पत्नी है, वह गर्भवती है, तो आपको खुश होना चाहिए। आप तो इतने सालों से बच्चे की इच्छा कर रहे थे। जब आप पिता बनने वाले हैं तो फिर आपको खुशी क्यों नहीं हो रही है और मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मानसी मेरे लिए जैसी है, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी मौसा गुस्से से बोले, नालायक, मैं नहीं बन सकता, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। यह सुनकर मैं सुन्न रह गया। तब मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया हो। तब मैंने फिर से कुछ बोलने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत मौसा ने फिर से मुझे एक थप्पड़ मार दिया। उधर मानसी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मौसा ने हम दोनों को अपने घर से निकाल दिया और गुस्से में कहा, अब तुम दोनों जहां चाहो जाओ, लेकिन दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तब मानसी बहुत रो रही थी। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब यह सब देखकर वह और ज्यादा कमजोर पड़ने लगी। तब यह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उससे कुछ पूछूं, इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया। वहां मैंने किराने की दुकान के मालिक से कहा कि वहां तुरंत घर खाली कर दे और फिर मैं और मानसी अकेले उस घर में रहने लगे। फिर एक दिन मैंने से कहा, तुम हर रात मुझे दूध देती थी, शायद उसमें कोई दवा मिलाकर और उसी का फायदा उठाकर तुमने मेरे साथ यह सब किया। अब यह बच्चा तुम्हें अकेले पालना होगा, मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगा। उस वक्त मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। अगले दिन मानसी ने मुझसे कहा, रवि, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारे मौसा का ही है। यह सुनकर मैं चौंक गया। फिर मानसी ने आगे बताया, तुम्हारे मौसा को लगता था कि वह कभी पिता नहीं बन सकते, लेकिन अगर सही इलाज किया जाता तो उन्हें संतान हो सकती थी। मुझे यह बात पहले से पता थी, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए दवा देती रही। दवा खाने के बाद उनके पिता बनने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताती तो वह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। और तुम्हें जो दूध देती थी उसमें सिर्फ नींद की दवा होती थी, ताकि जब मैं तुम्हारे मौसा से मिलूं तो तुम कुछ महसूस ना करो और चुपचाप सो जाओ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तब मासी मुझे यह सब बताते हुए
बहुत रोने लगी। फिर मुझे उस पर विश्वास हो गया। फिर समय बीतता गया। फिर मासी ने एक प्यारा सा बेटे को जन्म दिया। फिर उसने मौसा को एक संदेश भेज, यह बच्चा तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो डीएनए टेस्ट करा सकते हो। अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो मुझे तलाक दे देना, लेकिन अगर यह तुम्हारा निकला तो मुझे अपना लेना। फिर अगले दिन हम मौसा के पास गए और टेस्ट करवाया। फिर जो रिपोर्ट आई उसे देखकर मौसा अपना सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि वह बच्चा मौसा का ही था। तब मौसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने मासी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। महीनों से तुमने बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अब तुम यहीं रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन तब मैंने एक फैसला कर लिया था। मैंने कहा, मौसा मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अपना घर और दुकान अच्छे से संभाल सकता हूँ। तब मौसा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ करना बेटा। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी बेवजह शक रिश्तों को बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।